if you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हर रविवार हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड किसी टॉपिक पर बात करते हैं, या पैनल डिस्कशन करते हैं, या किसी न किसी डिसेबल्ड पर्सनैलिटी को मिलाते हैं आपके साथ, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हासिल किया है जिससे हम प्रेरणा लेके अपनी लाइफ को और सुखद बना सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और जिन मेहमानों से आपको मिला रहे हैं वो बहुत स्पेशल है, और जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ में एम्प्लॉयमेंट का होना और एंटरप्रेन्योरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में जहाँ जैसे मेरे शो का टाइटल है बदलता दौर, जैसे टाइम बदल रहा है उसके हिसाब से समय ये मांग करता है कि हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। इस समय जहां पहले ही हम एम्प्लॉयमेंट को लेकर परेशान थे, उसके ऊपर कोविड के आने से एक बड़ी मार पड़ी है, और बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं कि क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए हो सकती हैं, कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं, कैसे हमें सपोर्ट मिल सकती है। नॉन डिसेबल्ड के लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन जब बात करते हैं हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की, तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स रहते हैं। आज का जो हमारा शो है वो फोकस करेगा एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इसमें आपको तमाम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाएगा। और जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये शो है, और आप इस शो को अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। जो भी इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस शो को शेयर करें। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ मल्लिका अर्जुन जी है, जो फाउंडर हैं आइडिया के। आइडिया मीन्स इंक्लूजन दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन के फाउंडर हैं। सर को काफ़ी एक्सपीरियंस है फेयर ट्रेड्स ऑर्गेनाइज करने का, एक्सपर्ट हैं उस फील्ड में, और जो फेयर ट्रेड फोरम है उसके भी सर प्रेसिडेंट है करंटली। कई किताबें इन्होंने लिखी हैं और एक लंबा एक्सपीरियंस है इनको डिसेबिलिटी सेक्टर में। सोशल एंटरप्रेन्योर है। 20 साल की उम्र में इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था। नामी गिरामी डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और कई अवार्ड्स इनके नाम हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दानिश जी। रेडियो उड़ान के श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। और साथ ही साथ हमारे साथ ललित आनंद सर हैं, जिन्हें आप पहले भी रेडियो उड़ान पे सुन चुके हैं। सक्षम के फाउंडर हैं ललित सर, जो संस्थापक सदस्य होते हैं उनमें से एक हैं। ही इज़ वेरी पैशनेट एंड डेडिकेटेड फॉर दिस कोज, और इस आइडिया से एसोसिएटेड हैं, और जो लक्ष्य है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, एंटरप्रेन्योरशिप में लाया जाए। ललित सर को भी काफ़ी अवार्ड्स नेशनली, कई जो नामी गिरामी अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। और द बेस्ट पार्ट, आप इनसे कभी भी बात कर सकते हैं। इज ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। तो ललित सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दानिश भाई, और रेडियो उड़ान के सभी श्रोता जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सबका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दानिश भाई को, जो समय समय पर ऐसे दिव्यांगों से जुड़े हुए मुद्दे हम सब के लिए उठाते रहते हैं। और आप सब जो इस रेडियो उड़ान के बुद्धि श्रोता हैं, उन सबका भी मैं इस कार्यक्रम में जो आप ही के लिए है उसमें बहुत बहुत आपका स्वागत है।
तो मल्लिकार्जुन सर, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं और लिसनर्स को आपकी लाइफ जर्नी के साथ भी मैं रूबरू करवाऊंगा आने वाले शोज में। तो बहरहाल जो आज हमारा फोकस है वो है आइडिया, जो वैसे भी कहा जाता है एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो आइडिया जो आपका आइडिया है, अगर उसको एक्सपेंड करें, इंक्लूजन दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन, तो ये बड़ा यूनिक आपने वर्ड को इजाद किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये कब फॉर्म हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपके माइंड में कैसे आया? दानिश जी, ये शुरुआत तो फॉर्मली शुरुआत तो मार्च अप्रैल 2019 में हुई, लेकिन पिछले विगत 2-3 सालों से इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। एक ऐसा नीड महसूस हो रही थी सेक्टर से भी और बहुत लोगों से बात करने के बाद कि इंक्लूजन एक मुद्दा बन के बाहर आए। अभी हम जब ये दिव्यांगजन की बात करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करते हैं, हम डिफरेंट दृष्टिकोण के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक समाज में एक इंटीग्रल पार्ट के नाते दिव्यांगजन नहीं होंगे, कोई भी एरिया हो, वो एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, इवन एज ए होम मेकर्स, जब ये बात नहीं होगी, इंक्लूजन की बात नहीं होगी, इंक्लूजन पॉसिबल नहीं होगा, तो ये असंभव सा दिख रहा था। इसलिए इंक्लूजन को मुद्दा लेके जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विश्व का कौशल राजधानी बनाने की घोषणा की, तो मेक इंडिया द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि जब ये कौशल राजधानी बनेगी तो ये इंक्लूसिव कैपिटल भी बननी चाहिए। उसी उद्देश्य के साथ आफ्टर लॉट ऑफ जर्निंग इंक्लूसिव दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऐसा एक संगठन का निर्माण हुआ। उस संगठन का पीछे उद्देश्य यही है कि अभी तक दिव्यांगजन के लिए कुछ करना है, इस सोच को बदल के दिव्यांगजन राष्ट्र निर्माण में क्या कर सकते हैं, जब भारत विश्व गुरु बनेगी उसमें दिव्यांगजन का क्या योगदान हो सकता है, उस दृष्टिकोण से इस संगठन का निर्माण किया गया है। बिल्कुल, ये जो विजन है आपकी, ये बहुत कमाल की है। जब मैं रिसर्च कर रहा था इस इंटरव्यू के ऊपर, तो जब ये मैंने पढ़ा तो हेड्स ऑफ है आप लोगों को, आपने ये बहुत पॉजिटिव विजन को लेकर चले कि किसी भी निर्माण में जब तक देश के सभी लोग अपना योगदान ना दे तब तक वो देश कभी भी विश्व गुरु बन नहीं सकता। तो ये विजन आपकी कमाल की है। ललित सर, आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें टारगेट्स स्टैब्लिश किए गए हैं कि लगभग 5000 डिसेबल्ड को एंटरप्रेन्योर बनाना है और लगभग 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है। तो ये कोविड का टाइम था जब आपने इसको फॉर्म किया, मार्च अप्रैल। तो इस समय पे जो मैंने इनिशियल रिमार्क्स में भी कहा कि एम्प्लॉयमेंट पर काफ़ी मार पड़ी है, नॉन डिसेबल्ड के भी और पर्टिकुलरली डिसेबल्ड के ऊपर भी। तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है उस समय, इस समय ऐसी आइडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स का बाहर आना? दानिश भाई, मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि जिस समय ये कोविड शुरू हुआ था तो काफ़ी दिव्यांगों का हमारे पास फ़ोन कॉल आते थे, हमसे संपर्क करते थे कि जिस समय में नॉर्मल लोगों का रोजगार चला गया है, जॉब्स चली गई हैं, उस टाइम पर हम दिव्यांगों के लिए तो ये और भी मुश्किल समय है कि हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या दिव्यांगों के सामने, पीपल विद डिसेबिलिटीज के सामने थी। जैसा भी मल्लिकार्जुन जी ने भी कहा कि इस समय के ऊपर हम लोगों ने ये, क्योंकि विचार पहले से चल रहा था और उसके ऊपर काफी समय से हम लोग काम कर रहे थे, तो ये समय हमें भी लगा कि ये एक ऐसा समय है जहां पर कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स डाल करके, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा करके हम दिव्यांगों को एक नई दिशा में लेकर के जा सकते हैं, जिससे कि वो दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे, दूसरों के पास जाकर के अपनी जॉब के लिए गिड़गिड़ाए नहीं, अपनी जॉब के लिए उन्हें कहना ना पड़े कि मुझे नौकरी से मत निकालिए। ऐसे समय में उन्हें हम जॉब्स ऑफर करें, एज वेल एज हम उन्हें खुद एंटरप्रेन्योर करें, अपने रोजगार शुरू करने के लिए उनको प्रेरित करें, प्रेरणा दें, जिससे वो अकेले और भी दिव्यांगों को अपने साथ में जोड़ करके और अच्छे से
अपना परिवार का भी भरण पोषण कर सकें और साथ में और लोगों को भी अपने साथ में जोड़ करके इसको चल सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 1,000 लोगों का हमारा 5,000 लोगों का हमारा टारगेट है कि हम स्वरोजगार उन्हें शुरू करवा करके उनमें उनका सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। साथ ही 1 लाख लोगों को इस सक्षम आइडिया के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम नौकरी दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग MNCs के साथ में बात करके कुछ जो रिटेल शॉप्स हैं, रिटेल मार्केट्स हैं, कुछ जो शॉपिंग मॉल्स हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर के हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें समाज के सभी वर्गों का बहुत बड़ा योगदान भी मिल रहा है। और ये एक सफर जो शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें कई लोग लाभान्वित होंगे। जी बिल्कुल। मलिक सर, आपसे जानना चाहता हूं मैं ये कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, तो लिसनर्स के माइंड में ये सवाल होगा, जब एंटरप्रेन्योरशिप आपने एंटरप्रेन्योर बनाने हैं तो उससे आपका क्या मतलब है? और दूसरी बात आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या इसमें कोई एजुकेशन क्राइटेरिया है कि आप सिर्फ ग्रेजुएट्स हैं उनको बनाएंगे या ये सबके लिए है? दानिश जी, बहुत अच्छे प्रश्न है और लगभग यही प्रश्न हमें सुनने को मिलता है। इस प्रश्न का समाधान मैं 1-2 प्रश्न पूछ के करना चाहूँगा। ये मेरा बिलीव है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे हिसाब से पूरा विश्व में 2 ऐसी चीजें हैं जो विश्वव्यापी है। एक है भगवान, जिन पे मुझे आस्था है इसलिए मैं भगवान कहता हूँ। दूसरा है व्यापार। इसके अलावा अगर कोई ऐसा तीसरा चीज है विश्वव्यापी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कोई भी अगर वो शेयर करे तो क्या हो सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। जब हम मुश्किलों में होते हैं, यही 2 साधन है अभी तक अपने को नया पार कराया है। व्यापार की बात हम करें, जब एंटरप्रेन्योरशिप को अगर सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में मैं कहूँ, इट्स नथिंग बट बिजनेस, इकोनॉमी डेवलप करना। हम अंग्रेजी शब्दों में उलझ के उसका मूल तत्व को ना खोए। शुभ लाभ की जो परिकल्पना हमारे समाज में थी, छोटे छोटे उद्यम, स्वरोजगार, व्यापारी जो हमारे घर के इर्द गिर्द, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में सैकड़ों लोग मिलते हैं। हजारों साल से व्यापार के माध्यम से उनकी जीविका चल रही है। तो उसी धरातल पे, उसी स्वावलंबन की भावना से, व्यापार के माध्यम से मेरे अंदर दिव्यांगजन के नाते मेरे अंदर जो भी स्किल सेट है उसको यूज करके मैं छोटा छोटा उद्योग लगा सकता हूँ, क्या व्यापार कर सकता हूँ, क्या उसी को मैं उद्यमी मानूंगा। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन कुछ भी हो, अगर मेरे अंदर व्यापार करने की क्षमता है, मुझे मार्केट की अनुभव है, मैं खरीदार के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बनने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि हम सब एक मार्केट के अंग है। हर दिन मैं कुछ प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ, एक शॉप में जाता हूँ, 2-4 चीजें मैं खरीदता हूँ, तो वहां पे मैं खरीदार हूँ। लेकिन इसी तरह कोई मेरे दुकान में आके भी खरीदेंगे। तो ये एक मार्केट का सिस्टम में बिजनेस को समझ के उस बिजनेस के माध्यम से अपना स्वरोजगार और स्वावलंबन की यात्रा शुरू करे, उसको मैं उद्यमी कहूँगा। अगर इस डेफिनेशन के साथ हम देखते हैं, हर किसी के पास एक ऐसा आइडिया होगा, जो छोटा छोटा आइडिया होगा, जिसके माध्यम से वो कमा सकते हैं। और इस देश के अभी तक जो भी अरबपति, करोड़पति, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जिनका भी आप ऑटोग्राफी पढ़िए या एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, तो आपको समाधान मिलेगा। अगर एजुकेशन के माध्यम से एंटरप्रेन्योर बनना होता तो जितने लोग PhD किए वो सब लोग एंटरप्रेन्योर बन गए होते। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एजुकेशन से ज़्यादा कुछ और स्किल सेट्स की ज़रूरत है। अगर वो आपके अंदर है, अगर आप अनपढ़ भी है, तो इस देश के बहुत सारे ऐसे उच्चतम बिजनेसमैन है जो अनएजुकेटेड है लेकिन करोड़ों का बिजनेस करते हैं। तो आई होप मैं आपका प्रश्न का समाधान दे पाया। बिल्कुल। तो हर वर्ग के लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, आपका स्किल सेट मैटर करता है। अभी आपने याद किया तो रिसेंटली हमारे सामने एग्जांपल जो थी वो MDH के संस्थापक
महाशय गुलाटी जी की थी, जिनका अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा हुई जब उनकी डेथ हुई। ललित सर, ये जानना चाहता हूँ आपसे मैं, क्या ये पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए है? क्या जो ट्रेनिंग्स होंगी वो ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी? पूरे देश के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? या पर्टिकुलरली अभी आपने दिल्ली में शुरू किया है या कई जगह पे शुरू किया है, इसके बारे में हमें बताएं। दानिश भाई, ये क्योंकि सक्षम आइडिया जो है एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस कार्यक्रम को भी हम किसी सीमित दायरे में बांध करके नहीं रखना चाहते थे। और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पहले दिन से ही हम लोगों की ये पूरा विचार है कि हम इसको ऑल इंडिया लेवल पर इस काम को करेंगे। परंतु जैसा आपने अभी कहा कि हम इसे ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन, तो जिस समय हमने ये जर्नी स्टार्ट किया था, जिस समय ये यात्रा शुरू हुआ था, उस समय पैंडेमिक कहीं दूर दूर तक नहीं था, कोविड-19 का कहीं नामो निशान नहीं था। तो हमने तब इसको सोचा था कि हम इसको सब ऑफलाइन करेंगे और सब दिव्यांगों को अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके उनको ट्रेन करेंगे और ट्रेनिंग के बाद में उनकी हैंड होल्डिंग करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पर बीच में ये कोविड-19 ने क्योंकि सारी दुनिया का सिनेरियो चेंज किया है, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम रुक नहीं सकते थे। हम इस कोविड के कारण कहीं पर भी दिव्यांगों के साथ में कुछ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे, उन्हें आगे बढ़ने से कुछ रोक नहीं सकते थे, उन्हें ठहराव उनमें हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने इसको ऑनलाइन इसकी हमने ईडीपी के माध्यम से हमने शुरू किया। ईडीपी इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके हम एरिया वाइज ईडीपीज कर रहे हैं, और अभी तक जितने हमने ईडीपी किए हैं, मैं अच्छा लगेगा मुझे शेयर करते हुए कि इस छोटी से समय में 18 लोगों को हम लोगों ने इस स्वावलंबी जो हमारी यात्रा जो शुरू हुई है, भले ही कुछ गति धीमी रही होगी, परंतु ये एक अच्छा हेल्पफुल नंबर है जो हम ये कह सकते हैं कि 18 लोगों को हमने स्वावलंबी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया है। और ये अभी हम लोग इसको दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं, परंतु बहुत निकट भविष्य में उत्तराखंड, चंडीगढ़, नागपुर में लगभग शुरू हो चुका है। तो ऐसे हम इसे ऑल इंडिया लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर लेकर के जाने वाले हैं। परंतु शुरुआत है, तो शुरुआत में हम लोगों ने इसको दिल्ली एनसीआर से शुरू किया है, और अभी यहीं के लोगों के साथ में बागपत, दिल्ली, अलवर, मेरठ, इन लोगों के साथ में मिलकर के अभी हम लोगों ने 18 लोगों को 18 लोग अभी चयनित हुए हैं, और इन लोगों को हम आगे अपने सर, मैं चाहूंगा कि आप एक दो एग्जांपल दें। आप 18 में से किस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप आप डेवलप कर रहे हैं? देखिए, इसमें छोटे से लेके बड़े तक हमारे लिए अभी जैसे चर्चा में ये बात निकल करके आ रही थी कि उद्यमी जो है वो उद्यमी है, व्हाटएवर इट हिज, कोई माइक्रो लेवल का है या कोई बड़ी इंडस्ट्री का है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से, अभी मैं अगर नाम लेना चाहूं तो अमित रोहिला का एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने, जिनके लोअर लिम्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे, पोलियो है उन्हें, और वो उसके बावजूद अपने परिवार का भरण पोषण ई रिक्शा चला करके कर रहे थे जी। परंतु इस सक्षम आइडिया से जुड़ करके हमें सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो अपने फर्स्ट ईडीपी में लगे, और उनका बिजनेस प्लान था कि वो अपनी ई रिक्शा की एक वर्कशॉप स्टार्ट करना चाहते थे। और वो आप में बताते हुए मुझे भी खुशी हो रही है कि वो उन्होंने अपनी वर्कशॉप ईडीपी के दौरान शुरू कर दी थी, और मुझे बीच बीच में उनके आज भी फोन आ रहे हैं कि मैंने ये काम शुरू कर दिया है, अब आगे क्या करना है आप मुझे बताएं। तो ये रेगुलर हैंड होल्डिंग करके हम चल रहे हैं।
दूसरा उदाहरण मेरे सामने भवानी शर्मा जी हैं अलवर से, जिन्होंने शुरुआत में तो हमारे साथ में जुड़े और कुछ और बिजनेस प्लान था, परंतु ईडीपी और हमारे ये जो सत्र चले प्रशिक्षण के, तो उस दौरान इन्होंने बहुत अच्छे से उन सत्रों को, उन सभी सेशंस को अटेंड किया और अब उन्होंने अपना पशुपालन का और डेयरी फार्मिंग का अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। लगभग उनका बिजनेस प्लान जो है 12 लाख रुपए का बिजनेस प्लान था, जिसमें से उन्होंने अपनी ओर से कहा कि मैं कुछ राशि मैं अपनी ओर से लगाऊंगा, कुछ सक्षम आइडिया की ओर से उन्हें दिया जाएगा और बाकी का एनएचएफडीसी और वहां के जो क्षेत्रीय बैंक हैं उनके माध्यम से उनको हम उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे माइक्रो और मिनी लेवल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस माध्यम से जुड़ रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो नरेला में हमारे पास छोले भटूरे की उनकी रेहड़ी थी और पेंडेमिक के दौरान में, इस कोविड-19 के दौरान में उनकी वो जो रेहड़ी थी वो चोरी हो गई, सारा सामान चोरी हो गया। सक्षम आइडिया ने उनसे संपर्क किया अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और दोबारा से उनका वो जो छोले भटूरे की जो दुकान चलाने का उनका आइडिया था उसको हम लोगों ने ऑन किया और मुझे प्रसन्नता होती है ये सब देख करके कि उन्होंने अपनी जीवटता के हिसाब से, अपने श्रम से, अपने परिश्रम से आज दोबारा से वो उस छोले भटूरे की रेहड़ी को लगाने के लिए, उस छोले भटूरे की दुकान को क्लैरिटी दी है कि मैं यही चाहता था कि लोगों को 2-3 एग्जांपल्स मिले कि आप चाहे वो डेयरी बिजनेस हो, चाहे वो आपकी वर्कशॉप्स हो, जो भी आप काम करते हैं, चाहे आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, तो एंटरप्रेन्योर से जब हम बात करते हैं तो कोई भी आइडिया, जैसे सर ने, मल्लिका सर ने बहुत अच्छे से बताया कि कुछ भी हो सकता है। अब जो एक सवाल है मल्लिकार्जुन सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, 2 चीजें जानना चाहता हूँ। और ललित सर, अगर कहीं आप दोनों को लगे कि आप दोनों को एक दूसरे की बात में कुछ ऐड ऑन करना है तो आप फ्री हैं, ऐसा मत इंतजार करना कि सिर्फ जब मैं बोलूंगा तभी आप बोलेंगे। अगर आपको एक दूसरे की किसी बात में ऐड ऑन करना है तो आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं। तो मल्लिका सर, आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये तो बात कर ली हमने एंटरप्रेन्योरशिप की, अब सवाल ये है कि आइडिया कैसे सपोर्ट करता है, ये ईडीपी क्या है और एक एंटरप्रेन्योर बनाने में आइडिया सक्षम का क्या रोल है, किस तरह की हेल्प आप देंगे, क्या पैसे का अरेंजमेंट उसे करना है, जैसे आप सर ने बताया कि मल्टीपल अप्रोच रहती है, अभी इन्होंने अपनी बात में रखा, तो उसको एक बार दोबारा से क्लैरिफाई करें जी। तो जैसे कि मैंने कहा, आइडिया एक संगठनात्मक की रचना ये है कि वो एक मिशन मोड में चलेगी, एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। ये आइडिया किन लोगों का मूवमेंट होगा? वो दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर्स की मूवमेंट होगी और दिव्यांगजन प्रोफेशनल मैन पावर, जैसे बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करने के बाद अलग अलग जगहों पे अपनी क्षमता के अनुसार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो दिव्यांगजन है। अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि इन सब लोगों को एक साथ लेके आ जाए। आपको बहुत आश्चर्य लगेगा ये जानते हुए, आप वो सीए से लेके डाटा एनालिस्ट से लेके कोई भी क्षेत्र लीजिए, वहाँ पे दिव्यांगजन पहुंचे हैं, भले ही चंद लोग पहुंचे हो, वो अपने क्षमता के बलबूते पे पहुंचे हैं। तो ये प्रेरणा दे सकते हैं बाकी लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं। सिमिलरली जो स्वरोजगार में जाना चाहते हैं, बहुत लोग, कुछ लोग ऑलरेडी अपना उद्यम बना चुके हैं, तो आइडिया एक नेटवर्क होगा सभी के लिए। सबसे पहला आइडिया के अंदर ये सोच है कि ऐसा कोई भी आइडिया के पार्ट नहीं बनेंगे, वो दिव्यांगजन हो, नॉन दिव्यांगजन हो, जिनको ये लगता है कि इस देश में दिव्यांगजन को कोई कृपा की जरूरत है या कोई सब्सिडी की जरूरत है या कोई सरकार आके व्हीलचेयर देगा तभी वो घर से बाहर निकले। इस मानसिकता को बदलना आइडिया का सबसे पहला काम है। स्वावलंबी बनने का पहला नियम है, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपना जीवन खुद बदलूंगा। अगर ये निर्णय लिया हुआ कोई भी दिव्यांगजन पहले वो निर्णय ले ले कि जीवन को बदलना है, जीवन को बदलने का निर्णय जब हम लेते हैं, हम स्वप्न देखना शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जैसे कहा, हर एक व्यक्ति को स्वप्न देखना चाहिए, स्वप्न इतना बड़ा होना चाहिए कि जो हमसे भी ज्यादा प्रभावित हो। तो जब आप अपना जीवन बदलने का निर्णय के साथ साथ एक स्वप्न देखते हैं और वो स्वप्न अगर स्वावलंबन का होती है, उसमें कोई ना कोई बिजनेस आइडिया होती है, तो आइडिया आपके साथ
काम करने के लिए सक्षम होगा। उसमें भी निर्णय ये है कि कोई आएगा कुछ मदद करेगा तब मैं शुरू करूंगा, ये मानसिकता अपने को बदलना होगा। मैं शुरू करूंगा। हम हमेशा आइडिया में कहते हैं 4 कदम आप आगे बढ़ाइए, 6 कदम हम आपको खींच ले जाएंगे, मिलकर हम 10 कदम चलेंगे, लेकिन पहला 4 कदम आपको लगानी होगी। वो 4 कदम कौन से होंगे? एक बिजनेस आइडिया खोजना, जीवन बदलने की एक दृढ़ संकल्प लेना, निश्चय करना 2021 में मेरा लाइफ मुझे बदलना ही है, इस समाज के लिए मुझे प्रेरणा बनना ही है। साथ ही साथ में मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझना, मैं जिस परिवार में हूँ, जिस समाज में हूँ, वहां से मैं क्या ले सकता हूँ, उनके लिए मैं क्या दे सकता हूँ, इसको समझना। और मेरा मार्केट को समझना, कौन सा ऐसा आइडिया है इमीडिएटली क्लिक हो सकता है। हो सकता है कि मेरे पास 50 लाख का भी आइडिया हो, लेकिन डालने के लिए 5000 भी नहीं है, तो 50 लाख का स्वप्न तो देखना चाहिए, लेकिन वो 2-3 साल में पूरा हो, उस तरीके से देखे। तो चौथा चीज है कि मुझे कितना कमाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा कदम समझना कि मुझे महीने के एंड में कितना कमाना है, वो 8,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, ये मेरा स्वप्न बनेगा। उसके इर्द गिर्द मैं अपना बिजनेस आइडिया को रख के अगर बिजनेस प्लान बनाने के लिए तैयार हूँ, तो आइडिया सभी तरीके से आपको मदद करेगा। पहला मदद ये होगी आपका बिजनेस आइडिया का वैलिडेशन, जो मैं सोच रहा हूँ क्या मेरा सोच सही है या गलत है, जो मैं जानता हूँ क्या वो पर्याप्त है या मुझे और जानना चाहिए। ईडीपी के माध्यम से, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से, इन 5 से 7 दिनों में हम इसकी चर्चा करते हैं। उद्यम क्या होता है, उद्यमी क्या होता है, एक बिजनेस आइडिया क्या होता है, बिजनेस को कैसा चुनना चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या विषय हमें जानना चाहिए, बिजनेस चलते वक्त किस तरह के संकट आ सकती है, उसका समाधान क्या होगा, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपने को अपनाना होगा। ये माइलस्टोन बना के अपने को चलना होगा। तो एक तो ये नॉलेज हैंड होल्डिंग सपोर्ट आइडिया से मिलेगी। जो लोग इससे एडीपी प्रोग्राम से सफलतापूर्वक आगे जाते हैं, जैसे जो 18 लोगों की बात ललित जी कह रहे थे, लगभग 100 प्लस लोगों में से ये 18 लोग छट के आए। इनके पास एक क्लैरिटी थी, उनके पास ये चारों चीजें क्लियर थी, तो उनको हम आगे ले गए। अब उनको हम एक सीड ग्रांट सपोर्ट देंगे। और आइडिया टीम में हमारी ये धारणा है, विश्व में और जीवन में कुछ भी फ्री नहीं आता है, और हमें ये समझ लेना चाहिए हर एक का एक दाम होती है। भले ही सीड ग्रांट के नाता आइडिया के माध्यम से सपोर्ट मिलेगी, लेकिन इसको कमाने के बाद लोगों को वापस करने पड़ेंगे अपने समाज के लिए। तो एक सीड ग्रांट का सपोर्ट मिलती है। सीड ग्रांट के साथ साथ में एक पूरा बिजनेस प्लान उनका बनाया जाएगा, उनको एक मेंटर असाइन किया जाएगा। मेंटर का काम रहेगा कि लगातार उनका संपर्क में रहेंगे, उनके बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसे अचानक समस्या आ गई, उसमें मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है, तो उस मेंटर से मैं संपर्क कर सकता हूँ। और बैक एंड में हमारी टीम से हमारे लिए ये जो निर्णय लिया है, ये सब लोग हीरोज है, ये सब चैंपियंस है। तो इन चैंपियंस को हम उनके अपने अपने क्षेत्र में एम्बेसडर्स बनाना चाहते हैं। तो उनका सोशल मीडिया कैंपेनिंग, उनका पोस्टर्स बने, लोकल न्यूज़पेपर्स इनके बारे में लिखे, इनके बारे में लोग जाने, ग्राहक इनके पास आना शुरू हो, और इनके लिए जो मार्केटिंग सपोर्ट की जरूरत है, उन एजेंसी को इनके बारे में पता चले। ये सब आइडिया के अंदर 15-20 लोगों की टीम है, जिसमें मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रमोशनल मटेरियल, न्यूज एंड विजुअल मीडिया को लेके एक प्रकल्प चलेगी। इन लोगों का वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, इनका सोशल मीडिया कैंपेन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया को इनके बारे में जानना, उनसे प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। अगर अलवर से एक छोटा जगह से अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है, उनको देखते हुए देश के विभिन्न जगहों से बहुत लोग प्रेरित हो सकते हैं। तो हम लगातार 6 से 8 महीने तक एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। जब वो सक्षम हो जाएंगे, अपना बिजनेस में एस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो हमारा सपोर्ट दूसरे बैच की तरफ। तो ये हम बैचेस में कर रहे हैं। इसके लिए एक बड़ा तंत्र, बहुत लोग बैठेंगे इसके साथ जुड़े हुए हैं। राइट। ललित सर, 2-3 सवाल आपसे समझना चाहता हूँ। एक,
इससे पहले भी कई लोगों ने ऐसे प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए, एक छोटे अरसे के बाद ही वो बंद हो गए। तो हाउ आइडिया इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सेकंड, जब हम कहते हैं कि हमें 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है और 5,000 लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, तो इंडिया में जो एक दिक्कत है वो डेटा की है कि हमारे पास डेटा, तो हाउ वुड यू रीच आउट टू पीपल एंड हाउ वुड यू गेट टू नो these are the people who really need help, they are looking for this। तो इन चीज़ों का कैसे पता लगेगा? और मुझे ये भी बताएं साथ के साथ ईडीपी प्रोग्राम में लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? जी। दानिश भाई, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पहले भी रेडियो उड़ान पर आपके साथ चर्चा कर चुका हूं, और सक्षम अब एक ऐसा संगठन बन चुका है, एक ऐसी संस्था बन चुकी है जिसे पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां पर इसकी इकाई ना हो। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जब हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे वॉलेंटियर्स जो हैं वो सक्रियता से जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से भी हमें ये सारा डाटा जो उपलब्ध होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो दिव्यांग हैं वो हमारे उस जिला इकाइयों के साथ में जुड़े हुए हैं। और क्योंकि इसमें सरकार और सरकारी एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल सिद्ध हो सकता है, तो ऐसे एनएचएफडीसी और अन्य सरकारी जो संस्थान है उनके माध्यम से भी ये लोगों तक पहुंचने में हमें मदद मिलती है। और उसके बाद बात रही कि ये ईडीपी प्रोग्राम में कैसे जुड़ सकते हैं। तो ये ईडीपी के जो अभी जैसे मल्लिकार्जुन जी ने पहले बताया कि ये जो 18 लोग जुड़े हैं, ये लगभग 200 से 250 लोगों के बीच में से छट करके आगे आए हैं। तो हमारा जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से इन सब दिव्यांगों तक पहुंचने का जो माध्यम है, वहां से ये सब निकल करके आते हैं, और उनको हम लोग कई श्रेणियों में बांट करके, हमारे जो बैकएंड का जो लोग हैं वो सब सिद्ध लोग हैं, अच्छी खासी फील्ड के लोग हैं, कुछ बैंकिंग बैकग्राउंड से हैं, कुछ एमबीए बैकग्राउंड से हैं, कुछ मीडिया बैकग्राउंड से हैं, और सब अपने काम में बिल्कुल दक्ष हैं। और उन सब के माध्यम से ये जो हम इन लोगों से संपर्क में जो आ रहे हैं हमारे, उनको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांट करके उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो उसके माध्यम से ये हमारे ईडीपी प्रोग्राम में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में उद्यमी के क्षेत्र में ये आगे बढ़ते हैं। इसमें जुड़ने के लिए सक्षम आइडिया का जो ये प्लेटफॉर्म है, इससे सीधे आप लोग स्वयं भी संपर्क कर सकते हैं, या हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी आप संपर्क करें तो आप सीधे उनसे जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके इस चैनल के माध्यम से, रेडियो उड़ान के माध्यम से मैं शेयर भी कर सकता हूँ एक फोन नंबर जो जिस पर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारा बैकएंड स्टाफ है, वो हमेशा उपलब्ध रहता है वर्किंग आवर्स में। ईमेल और फोन नंबर शेयर करें प्लीज। जी, ये मैं आपसे 011 जो दिल्ली का कोड है 140533505, ये अभी हमारा नंबर है। आगे हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि हम टोल फ्री नंबर एक रिपीट करें। हाँ, ये मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। 011-140-533505। इस नंबर पर आप सीधे भी संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप मेल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, inclusivedivyangjan@gmail.com, inclusivedivyangjan
@gmail.com। इस पर आप मेल करके भी हमसे सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और हमारे इस उद्यमिता विकास कार्यक्रम में आप सीधे सीधे सहभागी बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में से जुड़ करके आप कहीं ना कहीं अपने अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। फेसबुक और वेबसाइट से भी आप हमारे कार्यक्रमों के साथ में जुड़ सकते हैं। आइडिया की फेसबुक और जीमेल अकाउंट, इंस्टाग्राम, इन सब के माध्यम से आप हमारे साथ में, लिंक्डइन के माध्यम से आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। और इन सब माध्यमों पर आप जो भी हमसे अपेक्षा करें उद्यमिता के क्षेत्र में, वो उसके ऊपर शेयर करें और हमारा जो बैकएंड स्टाफ है वो निश्चित तौर पर यथासंभव और जितना जल्दी हो सकेगा आपसे संपर्क करेंगे और आपको इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी भी देंगे और इस कार्यक्रम में आपको जोड़ेंगे भी। जी, मैं कुछ ऐड करूं दानिश जी? जी 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 मलिक जी प्लीज। आपने 3 प्रश्न पूछा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले भी ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2-3 साल की जर्नी हुई है कि किस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए। तो आइडिया और सक्षम की ये जो रूपरेखा है, ये प्लेटफॉर्म की रूपरेखा है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की रूपरेखा नहीं है, ना ही एनजीओ की रूपरेखा है, और कोई इंडिविजुअल्स इसको आगे जाके करेंगे। संगठनात्मक ढांचा है। जैसे ललित जी ने कहा कि सक्षम यूनिक तरीके से इस नेटवर्क को बिल्ड किया गया है। सक्षम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ब्लॉक स्तर पे इसको पहुंचाएगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और जो स्किल मंत्रालय है और NHFDC सामाजिक कल्याण केंद्र, उनका मैंडेटेड है स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। तो वहाँ का इकोसिस्टम के साथ वो लोग प्रमोटर्स के नाते आइडिया का जुड़े हुए हैं। और द हंस फाउंडेशन रिसोर्स एजेंसी के नाते वो भी एक को प्रमोटर है। इसी तरीके से बिलीव इंडिया एक सोशल एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है। ये सब संगठन मिलके, कुछ लोग प्रमोटर के नाते, कुछ लोग इम्प्लीमेंटर्स के नाते इस ढांचा को क्रिएट किया गया। सेकंड प्रश्न कि आइडिया का कोई ऐसा नहीं है कि 100 साल तक आइडिया रहना है। जिस दिन ये 5000 दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो जाएंगे, शायद हम लोगों का रोल खत्म और ये 5000 दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर्स का रोल शुरू हो। हमारा स्ट्रैटेजी क्या है इसको? क्योंकि पूरे देश में 700 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हम 10-10 दिव्यांगजन जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या स्वरोजगार के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सके, उनका कैपेसिटीज बिल्ड कर सके और उनको नेटवर्क का सहभागी बनाए, तो हमारा टारगेट एक तरीके से 5000 की पूरा हो सकती है। और ये 5000 लोग 2-2, 4-4 और दिव्यांगजन को अपने एंटरप्राइजेस में ऐड करना शुरू करें और मेन स्ट्रीम बिजनेसेस दिव्यांगजन को परसेंटेज बढ़ाए और उनका प्रोक्योरमेंट में, बाकी सब चीजों में इनको अवसर देना शुरू करे, तो 1 लाख का पॉसिबिलिटी है। तो हम अग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की नाते काम करेंगे। कोई भी संस्था दिव्यांगजन के बीच में काम कर रही है, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको प्लेसमेंट की हेल्प की जरूरत है, तो आइडिया के पास आ सकते हैं। कोई भी संस्था वोकेशनल ट्रेनिंग कर रही है और उनको स्किलिंग में नॉलेज की जरूरत है, आइडिया से संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स बनते जाएंगे, वो लोग इस नेटवर्क को आगे चलाएंगे। तीसरी बात कि जो आगे जाके इसका प्रारूप कैसे होगा, हर एक जगह पे लोकल यूनिट्स बनेंगे, जहाँ से भी, जैसे जो मॉडल एस्टेब्लिश हो सकती है, कहीं पे इंक्लूसिव SHG मॉडल में, कहीं पे प्रोड्यूसर कंपनी मॉडल में, कभी इंक्लूसिव फैक्ट्री मॉडल में, इन सब मॉडल्स की चर्चा अभी सबकी प्रारूप अपने सामने है। इनको एक एक करके हम सामने लेके आने वाले हैं। इसी तरीके से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ हम जुड़ने वाले। जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, डाटा सेग्रीगेटेड है, सिंक्रोनाइज्ड डाटा नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस देश में सभी दिव्यांगजन को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना और उनके जरूरतों को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिशा में बहुत जल्दी
हम एक ऐप और पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं divyangjanindia.com के नाम पे। दिव्यांगजन इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगी जिसमें लाखों दिव्यांगजन अपना प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे, अपना बिजनेसेस के बारे में जानकारी देंगे, अपना बाकी सर्विसेज भी इससे लेना शुरू होंगे। 3 फेसेस में इसकी रचना की गई है और विद इन ए मंथ्स टाइम अभी पूरा का पूरा प्रारूप बन गया है। अभी फाइनल लॉन्चिंग स्टेजेस में वो चल रही है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पूरा देश भर के दिव्यांगजन को जोड़ेंगे और एक बार इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ऑटोमेटिकली बहुत सारे सर्विसेज उनको हम उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए जो भी श्रोता इच्छुक होंगे वो हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 011 40 533 505। हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है inclusivedivyangjan@gmail.com। बीच में स्पेस नहीं है। inclusivedivyangjan inclusivedivyangjan@gmail.com। इस ईमेल पे आप ईमेल भी भेज सकते हैं। राइट ललित सर, इसको चलाने में क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं और आप सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सबसे मुख्य जो हमें चैलेंज लग रहा है वो हमारे सामने ये है कि जो परिकल्पना है, हम सब एक सफल उद्यमी तो बनना चाहते हैं, परंतु उस सफल उद्यमी को बनने के लिए जो प्रशिक्षण और जो क्लियरिटी चाहिए वो अभी दिव्यांगजनों में उतना नहीं है और इसको डेवलप करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा, क्योंकि अभी ये कोविड-19 का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक पीरियड है, तो ऑनलाइन हमारी ये सारी कक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं, सारी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं और दिव्यांगों के पास में उतने ज्यादा सुविधा संपन्न तरीके नहीं हैं हमसे जुड़ने के, और वो जो तरीके भी हैं भी उनके पास, तो उनको ठीक से उपयोग करना और उपयोग में लाना वो उनके लिए अपने आप में एक बैरियर हमें लगता है कि वो हमारे से जुड़ने में एक बैरियर है बीच में। दूसरा, क्योंकि सरकार की ओर से भी अभी तक कोई ऐसी स्पष्ट नीति नहीं है और बैंक्स भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है इन दिव्यांगों को अपना रोजगार स्वरोजगार शुरू करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये ऐसी जगह पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से शायद हमें रिटर्न रिफंड वापस ना मिल सके। तो इन हर्डल्स को भी हम लोग दूर कर रहे हैं, इन बैरियर्स को भी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपने माध्यम से एक कोलैटरल गारंटी भी दे रहे हैं बैंक्स को, ऐसी फाइनेंसिंग एजेंसीज को, कि ये दिव्यांगजन किसी से भी कम नहीं है। ये हम आपको गारंटी से कह सकते हैं कि ये दिव्यांगजन हर उस साधारण व्यक्ति की तरह कामयाब हो सकता है, सक्षम बन सकता है, जो बल्कि मैं तो और आगे बढ़ के कहूंगा कि दिव्यांगों के बीच में कहीं ना कहीं एकदम फोकस्ड हैं ये लोग कि मेरे को ये करना है, क्योंकि जो नॉर्मल समाज है वो कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगता है कि मेरे पास और भी कई ऑप्शंस हैं। परंतु दिव्यांगों को जब ये एक ट्रेनिंग दे दी जाए, एक उनको माइंडसेट बना दिया जाए और एक ठीक तरीके से उनका प्रशिक्षण हो जाए, तो उसके बाद में वो जिस दिशा में बढ़ते हैं वो बिल्कुल एक केंद्रित भाव से आगे बढ़ते हैं और उस भाव से आगे बढ़ने के बाद में वो कभी पीछे मुड़ करके देखेंगे नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे कई उदाहरण हमारे बीच में हैं। जयसिंह चौहान महाराष्ट्र से हैं, जिनका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे बीच में है कि वो खुद तो स्वावलंबी बने, साथ में उन्होंने कई दिव्यांगों को, हजारों हजार दिव्यांगों को उन्होंने अपने साथ में रोजगार में जोड़ा। मुझे लगता है कि अभी क्योंकि ये कोविड का समय चल रहा है, तो अगर हम कहीं प्रत्यक्ष रूप में
1 to 1 इन सारे कार्यक्रमों को करते तो और अच्छे से कर सकते थे, परंतु उसके बावजूद इन सब चुनौतियों को हमने स्वीकार किया और दिव्यांगों का उसमें बहुत बड़ा सहयोग भी मिल रहा है और वो भी नए नए आयामों में आगे बढ़ करके इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तो ऐसी कोई चुनौती लगती नहीं कि जो दिव्यांग ना पार कर सके या सक्षम आइडिया उनको साथ में लेकर के उनकी दिशा में ना बढ़ा सके। राइट। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही ललित सर ने कि अभी बहुत जगह पे लोगों को कन्विंस करने की प्रॉब्लम आती है। जो NHFTC है उनकी क्लियर गाइडलाइंस हैं कि बैंक में जाएं, आप लोन अप्लाई करें, आपको मिलेगा, लेकिन बहुत सारे बैंक वालों को पता ही नहीं होता है और वो देते भी नहीं है। और इसी तरह मल्लिका सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपके टाई अप है, जैसे अभी आपने हंस फाउंडेशन का नाम बताया, कई और ऑर्गेनाइजेशंस का बताया, पर सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने में बहुत प्रॉब्लम आपको आती है, तो ये कन्विंसिंग पावर कैसे रहती है? और बहुत सारे डिसेबल्ड को भी ये बताना कि आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर पब्लिक सेक्टर जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स, यू हैव ऑप्शन टू रन योर ओन बिजनेस। तो इज इट डिफिकल्ट और डू यू थिंक कि ये मैनेज हो रहा है ठीक से अभी? यानी जी प्रॉब्लम क्या है, मैं ईमानदारी से बात करूँ कि जो रचनाएं हम एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के दिल्ली मुंबई में करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। इस देश का कोई भी दिव्यांगजन ऐसे नहीं होंगे जो इस चीज के इंतजार करते होंगे कि कोई आएगा मुझे सहयोग करेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन हमने कुछ धारणाएं बनाई। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि दिव्यांगजनों को हम अपने नजरिए से देखना बंद करें, उनके नजरिए से हम देख सकते हैं तो इसका समाधान है। और ये बात दूसरी चीज, एक 25 साल पहले इस देश में क्या था, 25 साल पहले 30 साल पहले महिलाओं के साथ यही स्थिति थी, 15 साल पहले दलितों के साथ यही स्थिति थी, SC/ST एंटरप्रेन्योर्स थे, कोई भी बैंक पैसा नहीं देती थी। तो इसमें दिव्यांगता से ऊपर एक जो मानसिक स्थिति अपना समाज की बनी हुई है, फाइनेंशियल सिस्टम्स की बनी हुई है या तंत्र की बनी हुई है, इसको समझना पड़ेगा। तो हम अपने क्षमताओं के बेसिस में, तो हम अगर आइडिया से, जो कन्विंसिंग पावर की बात आपने की, तो हम तो कॉर्पोरेट को ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि दिव्यांगजन को आप हायर करो, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, फार्मूला हमारे पास है। अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है, फार्मूला हमारे पास है, कृष्ण हमारे पास है। अगर आपको चाहिए तो, आपको नहीं चाहिए तो उनको तो करने के लिए बहुत सारे चीजें। सिमिलरली बैंक को जाके हम कह रहे हैं, जब इस देश में महिलाओं के साथ आपने आजमा लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए, जबकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लेके देश से बाहर हो गए और छोटे छोटे गरीब महिलाएं 1-1 रुपए छुपा के भारत सरकार का गर्व बढ़ाया। दलितों को जब आपने पैसा दिया, SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को पैसा दिया, वो पैसा वापस आया, कभी भी नहीं डूबा। इसी तरीके से दिव्यांगजन के साथ भी होगी। लेकिन ये हम जब बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, जो बैंक्स देखना चाहते हैं, कमी ये है कि हम लोन लेने चाहते हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम को समझ के उनके हिसाब से बिजनेस प्लान्स बनाना और वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बरकरार रखना, ये समझाने की थोड़ा गैप्स थी, उसको हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और बैंक्स के पास भी हम जाते हैं तो एक ऑर्गेनिक तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, मच बियॉन्ड बैंक। ये समस्या तब भी रहने वाली है, लेकिन हमारा देश ऐसा महान देश है, अगर आपके पास आइडिया है तो आप चुप बैठ ही नहीं सकते, समाज आपको पिकअप कर लेगा। किसी मीडिया में किसी की एक न्यूज आइटम छपी, आपने देखा होगा किसी एक व्यक्ति ने एक यूट्यूब के माध्यम से एक गरीब परिवार का बंद दुकान को छोले भटूरे नहीं बिक रहे दिखाए दिल्ली का, और 1 हफ्ते के अंदर उनके साथ क्या हुआ, और आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। केवल उनका दुकान नहीं चल पड़ी है, लगभग 7 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, उनसे उन्होंने FD करके अभी वो दोनों बुजुर्ग इतने खुश है। तो हमारे सामाजिक चेतना बढ़ा के, मुझे तो उसके लिए सबसे पहले नहीं, मैं अपने परिवार को कन्विंस करूं, मेरे परिवार तो मेरे ऊपर 10,000 रुपए स्पेंड करे, तब मैं बैंक के पास जाऊं, मैं कहूं कि मैं 10,000 रुपए स्पेंड करा पाया, अब मेरे को 50,000 रुपए दीजिए, फिर उसके बाद हम बाहर में जाए। तो एक ऑर्गेनिक तरीके से बिजनेस डेवलप होगी। दिव्यांगजन हो, नॉन दिव्यांगजन हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बिजनेस करना आती है,
पैसा से पैसा बनाना आती है। मैं समझ सकता हूँ मार्केट कैसे चलता है, समय लगेगा लेकिन हम इसको बदल के रखेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भी एम्पावरमेंट, देखिए राइट बेस्ड अप्रोच बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। दिव्यांगजन के लिए बहुत सारे नियम है, लागू हो रहे, कुछ लागू भी नहीं हो रहे, लेकिन एम्पावरमेंट बेस्ड अप्रोच में हम जिस दिन दिव्यांगजन उद्यमी देने वाला बनेगा और वो इस धारणा के साथ काम करेगा कि इस उद्यम को मुझे इस लेवल तक ले जाना है, मुझे समाज के लिए प्रेरणा बननी है और 2-4 और लोगों को जोड़ना है, उनके साथ तंत्र जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो एक बैंक ऑफ आइडियाज, जैसे भारत सरकार ने एक समय नितिन गडकरी जी ने बात की थी, दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ ऐसा बिजनेस आइडियाज का एक बैंक हम बना रहे कि भाई आप किस किस तरह का उद्यम लगा सकते हो, उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। तो आगे जाके इस ऑनलाइन रिसोर्स के माध्यम से जब भी मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज चल रहे हैं तो मैं कुछ लोगों से संपर्क कर पाऊंगा, उन आइडियाज को देख पाऊंगा, कुछ सफल उद्यमियों के साथ मेरा मुलाकात हो पाएगी, उनका यूनिट्स में देख पाऊंगा, उससे प्रेरणा लेके फिर हम लोग आगे जा सकते हैं। इस तरह का एक हम लोग प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। भारत का पहला दिव्यांगजन इंक्यूबेशन सेंटर, मोस्ट प्रोबेबली एशिया का भी एक ऐसा पहला इनिशिएटिव होगा। इसकी स्थापना दिल्ली में हम लोगों ने की है, इसको वर्चुअली भी हम लोग ले जाएंगे। जब इतने सारे इंक्यूबेशन सेंटर एंटरप्रेन्योर्स के लिए है तो दिव्यांगजन के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर क्यों ना हो, इस धारणा के साथ हमने इस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है। इसके तहत हम बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाओं का प्रावधान करेंगे। बिल्कुल ललित सर, इस सेंटर के बारे में सिंपल शब्दों में लिसनर्स को बताएं कि इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों है। मुख्यतः इंक्यूबेशन सेंटर, अगर हम इंक्यूबेशन शब्द को देखें तो सबकी धारणा बनती है कि ये कोई ऐसा स्थान है जहां पर हमें इंक्यूबेट किया जाएगा, अर्थात हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा या कुछ जहां पर हमारा संरक्षण हो पाएगा। सेम उसी अवधारणा के ऊपर ये इंक्यूबेशन सेंटर है। इस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से हम दिव्यांगों को प्रशिक्षित कर पा रहे हैं उनके अपने रोजगार के लिए। जो रोजगार वो शुरू करना चाहते हैं उसके लिए एक उन्हें टेक्निकल नॉलेज, एक फाइनेंशियल नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज, इस प्रकार की 3 जानकारियों की उनको आवश्यकता होती है कि मैं अपना माल जो मैं सामान जो बनाऊंगा या जिस बिजनेस को मैं करना चाहता हूं वो टिकाऊ होगा कि नहीं, वो चलेगा कि नहीं, और अगर चलेगा तो उसके लिए मुझे क्या प्रशिक्षण लेना है, और प्रशिक्षण ले लूंगा तो उस काम को मुझे कैसे शुरू करना है, और शुरू करने के बाद में सबसे बड़ी चीज उसमें आखिर में आती है कि उसको स्थायित्व कैसे देना है, उसको स्टेबल कैसे रखना है, वर्षानुवर्ष तक मैं उस काम को कैसे चलता रख सकता हूं। ये सब जो ट्रेनिंग है ये उस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से हम लोग उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें कुछ मार्केटिंग एनालिसिस्ट भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ बैंकर्स जैसे मैंने पूर्व में कहा जो जुड़े हुए हैं, पूर्व बैंकर्स जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे ट्रेनर्स और अपनी फील्ड के जो मास्टर लोग हैं जो अच्छे प्रशिक्षण संस्थानों को छोड़ करके सक्षम में आकर के, आइडिया में आकर के जिन्होंने अपना समय दे रहे हैं और योगदान दे रहे हैं, ऐसे लोगों की एक पूरा काफी बड़ा ग्रुप है हमारे पास में, जिनके माध्यम से हम इस इंक्यूबेशन सेंटर को चला रहे हैं। और इंक्यूबेशन, मैंने जैसे पूर्व में कहा कि एक ऐसा प्रशिक्षण स्थल है जहां से अपने उद्यम को, अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना और उसको चलाए रखना, इसकी जानकारी और इसका प्रशिक्षण जहां से हमें मिलता है वो इंक्यूबेशन सेंटर है। जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का अपने इस आइडिया को शेयर करने के लिए, और उम्मीद है कि आपको जो आपने जो टारगेट सेट किए हैं वो अचीव होंगे और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत निर्माण में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का एक अहम रोल होगा। सक्षम पहले भी ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स चलाता आया है जिससे काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है और इससे भी काफ़ी लाभ होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आपको, मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अगर प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि हम भारत को दोबारा से
भारत का स्वर्णिम युग लौटाना है तो उसमें सभी का योगदान होना चाहिए। उसमें हम दिव्यांगों को या किसी विशेष वर्ग को हम पीछे छोड़ करके नहीं चल सकते। अगर भारत का विकास होना है, संपूर्ण भारत का विकास होना है, तो उसमें सभी का योगदान होगा। उसमें दिव्यांग भी अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं, केवल उन्हें अवसर की आवश्यकता है और वो अवसर जो है वो आइडिया उपलब्ध करवा रहा है। यही मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको सूचना देना चाहता हूँ। जी मल्लिका सर, आपके क्लोजिंग कमेंट अगर आप कुछ कहना चाहें लिसनर्स के साथ। बहुत अच्छा। मैं भी यही कहना चाहूंगा जो ललित जी ने कहा। मैं 2 कदम आगे जाके कहना चाहूंगा कि जब भारत विश्व गुरु बनेगी, अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के बीच में हमारे दिव्यांगजन साथी हो, और हम गर्व के साथ कहें कि जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की स्वप्न प्रधानमंत्री जी ने देखा, उसको इस देश के दिव्यांगजन साथी बाकी एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलकर करेंगे। ये असंभव नहीं है, केवल सोचने भर की समय है। अब पूरा तंत्र अपने साथ जुड़ा है, हम सब लोग मिलके एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करेंगे, उस नेटवर्क का इम्पैक्ट आने वाले समय को देखने को मिलेगा। इस नेटवर्क का एक ही प्रिंसिपल होगा, मेरा आखिरी शब्द, इसमें केवल देना ही देना होगा, लेना कुछ नहीं होगा। तो जब हम देने की मानसिकता के साथ नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो वो नेटवर्क बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेगी। नए साल में इस स्वप्न को साकार करने में आप सबका सहयोग हो, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, हम आपके साथ जुड़ने का मौका हमें दें और हम सब मिलके एक ऐसा समृद्ध भारत का निर्माण करें जिसमें इंक्लूसिव इंडिया की जो विजन है उसको हम साकार करते हुए देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ललित सर और मल्लिकार्जुन सर, आप लोगों ने अपनी इनसाइट शेयर की, बहुत मज़ा आया और बहुत सारे इनपुट्स आपने जो दिए हैं और इस आइडिया के बारे में लोगों को बताया। उम्मीद है कि बहुत सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ आपके साथ जुड़ेंगे और वो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे और आपके एक्सपीरियंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी कामना के साथ लिसनर्स, अगले शो में फिर मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक